वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज 26 फरवरी हो गई है 2021, जो भी टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। यूपी पीसीएस के लिए अगला टेस्ट है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता जो है वो कितनी होगी। देखिए, नया संसद भवन परिसर बनेगा इंडिया गेट के पास में। ठीक है, तो इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी लोकसभा के सदस्यों के बैठने की, वो कितनी होगी बताइए। 888 जो है इसमें लोकसभा मेंबर बैठ सकते हैं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है और नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की जो क्षमता होगी वो 888 होगी। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता कितनी होगी। 394, 384, 385 या 360। सेंट्रल विस्टा परियोजना प्रश्न वैसे ही पूछा जा सकता है और सदस्य संख्या के आधार पर भी पूछा जा सकता है। 384 है। ठीक है, नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है, 384। और लोकसभा की कितनी होगी, 888। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भारतीय रेलवे को समर्पित माल बहन गलियारा है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो 7 जनवरी 2021 को वर्चुअली माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो निम्नलिखित में से क्या है। सारस पक्षी, कोयल, मछली या हाथी। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो है सारस पक्षी, जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रखा गया है। क्या रखा गया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो है सारस पक्षी, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां कौन सा, भारत का 8वां उत्पादन बेसिन 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है और भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन है। ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 2 बार रिविजन कर लेना उनका। तो देखिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का यह 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन है, जो उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मिशन शक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कब शुरू किया गया था। मिशन शक्ति बताइए, 2019 में या 2020 का है। 2020 का है, लेकिन कब, अक्टूबर 2020, 17 अक्टूबर 2020। तो 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है, महिला सुरक्षा से संबंधित है। 17 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ सीधे सीधे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नेचीपू सुरंग निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में रही नेचीपू सुरंग। देखिए, नाम से इसको लग रहा है कि ये महाराष्ट्र की तो नहीं हो सकती। ठीक है, या तो नॉर्थ ईस्टर्न हो सकती है राज्यों की, या फिर सिक्किम हो सकती है। गोवा की भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो नेचीपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई है 450 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अटल टनल के माध्यम से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी बताइए।
जो अटल टनल बनाई जा रही है उसके माध्यम से सड़क मार्ग के द्वारा मनाली और लेह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर तक कम हो जाएगी? 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। ठीक है। और ये जो टनल है ये कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर। तो अटल टनल के माध्यम से सड़क मार्ग के द्वारा मनाली और लेह के बीच की दूरी, मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश का मनाली, और लेह लद्दाख के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है और इस टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है। यानी 50 की स्पीड से भी चलेंगे तो 18 से 20 मिनट का समय लगेगा इसको पार करने में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मतलब इंडिया के लोग ही इंडिया में घूमने गए, लेकिन किस स्टेट में सबसे अधिक गए? गोवा में? नहीं, उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। तो भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% है और पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का 23वां स्थान है। क्या? देखिए बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा है, तो सी है इसका आंसर। रिवीजन कर लीजिएगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1986 में। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1986 में। सीधे सीधे याद रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर 70 वर्ष करना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी वर्तमान में कितनी है? 67 है। ठीक है, 67.5 है। इसको 2.5 बढ़ाकर जो है वो कर देनी है 70 वर्ष। लेकिन ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं, अभी इससे पहले थोड़ा जाओ 6 महीने। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई थी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है, तो बी होगा इसका आंसर। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। 74वें स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक, यानी 4 साल लगेंगे अभी, जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर 70 वर्ष करना है, जो कि वर्तमान में कितनी है? 67.5%। जीवन प्रत्याशा मतलब इतने प्रतिशत लोग जो है इस एज तक जो है 67.5 का एवरेज अभी वर्तमान में जी रहे हैं, मतलब इतना भारत में इस उम्र तक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन किया जाता है और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। निर्यातक मतलब मछलियों को भारत से बाहर भेजने वाला, और आयात मतलब दूसरे देश से अपने देश में लाना। तो नीली क्रांति का संबंध बिल्कुल मत्स्य उत्पादन से है, पहला तो नो डाउट है। और विश्व में भारत का चौथा स्थान है जो मछली का निर्यातक है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2024-25 तक मत्स्य उत्पादकता को 5 टन या हेक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोग को वर्ष 2024-25 तक 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाना लक्षित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली के घरेलू उपभोग को 2024-25 तक, यानी इन 5 वर्षों में 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाना लक्षित है। बताइए
करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादकता को 3 टन प्रति हेक्टेयर 2018-19 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है 24-25 तक। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोग को वर्ष 2024-25 तक वर्तमान के 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाना लक्षित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की अनुमति है, बताइए। कितनी कर दी है, 49, 51, 71 या 100%। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की अनुमति है, 100% कर दी है, 100%। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 100% की अनुमति जो है वो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।